अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नोवेल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लेके सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो पाइप हाथ में लिए गुनगुनाते हुए पौधों को पानी दे रही थी जब उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी थी। पापा इतनी जल्दी आ गए? वो पाइप क्यारी में रख कर तेजी से किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। जाली का दरवाज़ा खोलकर जब वो अंदर दाखिल हुई, सुल्तान साहब किचन में ही खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चली गई थी? कब से ढूंढ रहा हूँ। यहीं थी बाबा, बच्चे पीछे लॉन में पौधों को पानी दे रही थी। आज जब जल्दी आ गए। हाँ, साजिद भाई ने आना था, मुझे पता था। मेरी बेटी अकेली हो गई, सोचा चलो उसकी हेल्प करवा दूँ। वो हंस पड़ी थी। मेरी हेल्प के लिए सकीना थी मेरे साथ। दूसरा, मुझे कुकिंग आती है बाबा। आपने मुझे बिल्कुल ही निकम्मा समझ लिया है। चाय बनाती हुई बनाने चाय चाय बनानी आती है, ऑमलेट भी बना लेती हूँ। गो के अब गोश्त भी बना लेती हूँ, इतना मुझे पता है। इसके अलावा अगर कुछ आता है तो बता दो। बताओ। उनका अंदाज चीख कर उनका अंदाज चैलेंज करता हुआ था। ओके, इसमें इसने जैसे उनका चैलेंज कबूल किया था। ये देखें, फ्राई फिश बनाई है और मैंने बनाई है, उसने सकीना पर उंगली रख कर कहा। और ये कोफ्ते उसने सीने पर उंगली रख कर कहा। और ये कोफ्ते। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। वो बेसाख्ता खुश होकर बोले। लेकिन एक बात बता दूं, कोफ्ते रेडीमेड हैं। उसके बताने पर वो कहकर लगाकर हंस पड़े। पहले रेडीमेडों बनाए तो मेरी बेटी ने, है ना। सकीना किधर गई है? उसे मैंने पास की बेकरी में भेजा है आइसक्रीम लाने। हो गुड, मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम चाय बनाओ। दोनों बाप बेटी पीते हैं और साथ में गपशप करते हैं। वो सर हिलाकर चूल्हे की तरफ मुड़ गई। वो बड़े हमाक के साथ अपने नोट्स बनाने में मसरूफ थे जब सकीना दरवाज़ा खोल के अंदर आई थी। वो आपके ताया जी आए हैं, आ गए हैं। उसका बुरा सा मुंह बनाकर इतला देने पर आशा की हंसी आ गई थी। उनको अपने घर चैन नहीं आते। भी इस वक्त है जब खाने का वक्त होता है। चलो गुस्सा छोड़ो, खाना तो तुम बना चुकी हो ना। आशा बाहर आई थी। अस्सलाम वालेकुम। लाउंज में दाखिल होते ही उसने अस्सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। वहाँ मौजूद 3 लोग में से 2 ने जवाब दिया था और वो उसके ताया और उसका कज़न साथ था, जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, और उसकी ताई ज़ैदा, जिन्होंने उसके सलाम का जवाब देने की ज़हमत नहीं की थी क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी। उससे भी वो पसंद नहीं थी, सो वो उन्हें नज़रअंदाज करते हुए ताया जी की तरफ बढ़ी और उनसे प्यार लेकर सामने सोफे पर बैठ गई। और आयशा बेटी, क्या कर रही हो आजकल? कुछ खास नहीं ताया जी, मुझे सुबह कॉलेज फिर घर, यही रूटीन है। तो बेटा, सारा दिन बोर नहीं होती? कभी हमारी तरफ भी चक्कर लगा लिया कर। सुल्तान भी कम ही आता है, मैं ही आ जाता हूँ। वो उनके शिकवे के जवाब में सिर्फ मुस्कुरा ही सकती थी क्योंकि जो जवाब उसके माँ पास था ही नहीं, उन्हें पसंद उसके पास था, उन्हें पसंद ना आता। अबू जी, दरअसल हमारी कज़न का स्टैंडर्ड नहीं है कि वो हमारे छोटे से घर में आए। उसके कज़न साद तबस्टा किया था। आयशा की मुस्कुराहट सुधर गई थी और उसका चेहरा देखकर ताया जी ने ज़बरदस्त घूरी से नवाजा था। ताया जी को शायद अपने बेटे की शान में ये गुस्ताखी पसंद नहीं आई थी। वो भी कटेले अंदाज में बोली थी। हाँ, तो साद गलत क्या कह रहा है? कब आती है? आशा हमारी तरफ इतनी दफ़ा बुलाया है। ये हम ही हैं जो ढीठों की तरह उनसे मिलने आ जाते हैं। आयशा को एकदम बहुत गुस्सा आया था। जुबैदा, साजिद साहब ने गुस्से से उनका उनका नाम लिया तो वो जो मज़ीद बोलने का इरादा रखती थी, मुँह ही में बदबदा कर रह गई। तभी सुल्तान साहब कमरे में दाखिल हुए थे। वो उठकर किचन में आ गई। सकीना तेज़ी से के साथ काम निपटा रही थी। सकीना, तुम ये बर्तन डाइनिंग टेबल पर लगाओ, मैं ये सलाद बनाती हूँ। उसके हाथ से छुरी लेकर उसने इसे डाइनिंग रूम में भेजा था। सलाद काट कर उसने कबाब भी फ्राई कर लिए। अब वो डिश में उन्हें निकाल कर यूं ही खड़ी थी। उसका मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका था और उसका अंदर जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। बाजी वो अपनी सोच में थी जब सबकीना की आवाज़ पर चौंकी। सब चीज़ें रखती हैं और सब बैठ गए हैं, बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। हूँ, वो सिर्फ इतना ही कह सकी। सकीना, तुम ऐसे मत जाना, खाना यहीं खा लो। जी जा बाजी। वो ताबदारी से सर हिलाकर काउंटर की तरफ मुड़ गई। आशा बेटा, कहाँ हो? खाना ठंडा हो रहा है। अब के सुल्तान साहब ने खुद उसे आवाज़ दी थी और वह जानती थी, एक तो वो उसके बगैर खाना नहीं खाते, और अब वो ना गई तो वो खुद आ जाएंगे। वो अंदर की तरफ बढ़ गई। खाना खाने के बाद उसने चाय और बिस्किट ट्रॉली में सेट की और सकीना को ट्रॉली लाउंज में लाने के लिए कहकर खुद लाउंज में नहीं गई। उसको जब सबको चाय सर्व करके वो सुल्तान साहब के पास बैठ गई। सुल्तान, तुम तो अच्छे खासे हंसते मुख हो। जरीना भी बहुत खुश मिजाज और मिलनसार थी। आयशा तो तुम दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जुबैदा बेगम ने आबरू चुका कर एक दफ़ा फिर आयशा की जिल्लत को बदफ बनाया था। आपकी गलत फहमी है भाभी, मेरी
बेटी बहुत खुशमिजाज है, बस इतनी बात इतनी सी है कि उसका दिल किसी-किसी से मिलता है। सुल्तान साहब को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन जो लब उन्होंने काफ़ी ठंडे अंदाज में दिया था, जवाब उन्होंने काफ़ी ठंडे अंदाज में दिया था, और उनके जवाब पर आयशा के होंठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने सुल्तान, हमारी आयशा वाक़ई बहुत अच्छी बच्ची है। साजिद साहब ने एकदम बात को सँभाला था। खैर तुम ये बताओ सुल्तान, वो जो ऑर्डर आया था जिसका तुम बता रहे थे कि वो पे नहीं करे, उन्होंने पेमेंट दी या नहीं? नहीं भाई जी, अभी तक तो नहीं दी, उल्टा रोज़-रोज़ धमकियाँ मिलती हैं। सुल्तान साहब के कहने पर आयशा ने फ़ौरन से कहा, तुमने पुलिस को तो इत्तला नहीं की? नहीं, अभी तो नहीं की, लेकिन अब लगता है उनकी मदद लेनी होगी। नहीं नहीं, साजिद साहब तेज़ी से बोले, पुलिस को इन्वॉल्व ना करो, वो मज़ीद तंग करेंगे। मैंने तुमसे कहा है था कि साद को रख लो बेटा, कोई है नहीं तुम्हारा और इतनी दौलत है, लोग इसलिए भी शेर हो जाते हैं। उनकी बात सुनकर सुल्तान साहब मुस्कुरा दिए थे। अब इतना भी अंधेर नहीं पड़ा भाई साहब, आप परेशान ना हो, मैं हैंडल कर लूँगा। साजिद साहब ने एक नज़र साद पर डाली और खामोश हो गए। आयशा के बारे में क्या सोचा है? इंशाल्लाह जल्द ही खुशखबरी सुनेंगे आप। उनका मुस्कुरा कर जवाब देने पर ना सिर्फ उन सब ने बल्कि आयशा ने भी चौंक कर उन्हें देखा था। क्या मतलब, क्या तुमने तय कर लिया है? साजिद साहब की आवाज़ में परेशानी थी। जी यही समझे, लड़का बहुत अच्छा है, सुल्तान साहब मुतमिन लहजे में बोले। अब की बार आयशा परेशान हो गई थी। उसके पापा तो उससे छोटी से छोटी बात भी डिस्कस करते थे। इतनी बड़ी बात, उसकी ज़िंदगी का फैसला यूं ही उन्होंने अकेले कर लिया, उससे पूछा भी नहीं। चले अबू, साद एकदम खड़ा हो गया और उसके साथ आया जी और ताई भी खड़ी हो गए थे। सुल्तान साहब उनको रुखसत करने बाहर चले गए। वो वहीं सोफे पर बैठी रही थी। एक तो तुम्हारी समझ में कोई बात नहीं आती, अपनी ज़ुबान को लगाम क्यों नहीं देती तुम? साजिद साहब ने पीछे मुड़कर गुस्सीले नज़र में अपनी बीवी पर डाली। जौबन उन्होंने भी गुस्से से अपना सर ताज कर देखा। ना ऐसा क ना ऐसा क्या कह दिया मैंने? तुम्हें क्या ज़रूरत थी आयशा के बारे में उल्टी-सीधी बकवास करने की? कुछ तो खुदा का खौफ खाएँ साजिद, मैंने क्या उल्टा-सीधा कहा है? और उस जैसी मगरूर बदमिज़ाज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। और क्या अब्बू वो कज़न है मेरी, लेकिन मजाल है उसने कभी सीधे मुँह बात की हो। अब ये ड्राइव करता हुआ साथ भी जले हुए अंदाज में बोला, उसे चाचू की दौलत और अपनी खूबसूरती का बहुत ज़्यादा ही मान है। अच्छा बस, ज़्यादा फ़ुज़ूल बोलने की ज़रूरत नहीं है। ना तो वो मग़रूर है, ना बदतमीज़। जिस तरह की तुम तंज़ियाँ गुफ्तगू करती हो, ज़ुबैदा बेगम अच्छा ख़ासा बंदा तुमसे दूर हो जाएगा। अब वो मेरी समझ में नहीं आता, आप इसकी इतनी तरफ़दारी क्यों करते हैं? के बाद साथ नाराज़ी से बोला, इंसान कभी तो अकल से काम लेता है। क्या तुम लोग नहीं जानते मैं क्या चाहता हूँ? तुम लोग मेरा बना बनाया काम ख़राब करोगे। हो, उनकी बात समझकर ज़ुबैदा ने हंकारा भरा था, जो आप सोच रहे हैं वो कभी नहीं हो सकता। सुल्तान कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता आपकी बेटी को नहीं देगा। ज़ुबैदा ने तंज़िया अंदाज में कहते हुए साजिद साहब को देखा। मुँह अच्छा ना हो तो बात ही अच्छी कर लिया करो। ज़ुबैदा बेगम तलमला कर रह गई थी। आपकी भतीजी की तो अच्छी शक्ल है ना, तो कर लें फिर बात, आपको जब टिका सा जवाब मिलेगा तो हो जाएगी तसल्ली भी। उन्होंने नाराज़ी से कहते हुए मुँह दूसरी तरफ फेर लिया। तुम अपनी चोंच बंद रखो, मैं खुद सब सँभालूँगा, अब की बार कोई नहीं बोला था। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। हाय, वो अपना ध्यान में बैठी थी जब सिद्रा ज़ोरदार आवाज़ में बोलती हुई धप से उसके करीब बैठ गई। क्या बदतमीज़ी है ये? आयशा ने नाराज़गी से उसे देखा। तुम्हें क्या हुआ है? ये मुँह क्यों बना रखा है? कुछ नहीं यार, कल ताया जी आए थे, वो बुझे हुए लहजे में बोली। हाँ, तो इसमें नया क्या है? नया वो है जो मैंने सुना है। मुझे पापा कई दिन से परेशान लग रहे थे। वो तो कल पता चला कि कोई उन्हें धमकियाँ दे रहा है। दूसरे पापा ने किसी को मेरे लिए पसंद कर लिया है। हैं? तो सिद्रा ने हैरत से उसे देखा। मैं रात से बहुत परेशान हूँ। बात है तो परेशानी वाली क्या, ये पता नहीं चला कि कौन लोग हैं जो धमकियाँ देते हैं? बिज़नेस राइवल ही हो सकते हैं। हों, और वो जो पसंद किया है वो कौन है पता नहीं। मैं सुनकर इतनी शॉक्ड हो गई थी कि कुछ पूछ ही नहीं सकी। बाबा मुझसे पूछे बगैर मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला कैसे कर सकते हैं? उन्हें अच्छी तरह पता है कि मैं अपनी आदत के खिलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं करती। कचा के एक अनजान और ऐसा शख्स जिसे मैं जानती भी नहीं, उसके साथ सारी ज़िंदगी, और सिदरा शायद पापा की खुशी के लिए मैं ऐसा कर भी लेती। अगर अगर हुज़ैफ़ा मेरी ज़िंदगी में ना होता। हुज़ैफ़ा को बताया इस बारे में? नहीं, और मैं उसे बताना भी नहीं चाहती। पहले मैं पापा से बात करना चाहती हूँ। हो तो अपना मूड ठीक करो। मुझे यकीन है अंकल ने अगर ऐसा कहा तो उसकी कोई वजह ज़रूर होगी। आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया था। आयशा दस्तक के बाद उसके नाम की पुकार सुनाई दी थी, तो वो जो आंधे औंधे मुँह लेटी थी उठकर बैठ गई। क्या बात है बेटा, पापा कब से अपनी गुड़िया का इंतज़ार कर रहे हैं? सॉरी पापा, मुझे पता ही नहीं चला। वो बाल समेटते हुए उठकर बैठ गई। वो सामने सोफे पर बैठकर गौर से उसे देखने लगे। तबीयत ठीक है? जी।
पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं ऑफिस से आया हूँ और मुझे मेरी गुड़िया का चेहरा नज़र नहीं आया। आशा की आंखों में आंसू आ गए थे, जिनको छुपाने के लिए उसने सर झुका लिया। आशा, तुम जानती हो कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, बोलो क्या बात है। उसने नजरें उठाकर उन्हें देखा तो एक के बाद दूसरा आंसू उसके आंख से निकला। वो एकदम परेशान होकर उसके पास आए थे। अच्छा मेरी जान, कोई बात हुई है? किसी ने कुछ कहा है? वो उसका चेहरा देखते हुए पूछ रहे थे। पापा, कल आप ताया जी से कह रहे थे आपने मेरे लिए किसी को पसंद कर लिया है, आपने मुझसे पूछा भी नहीं। उसके आंसू में रवानी आ गई थी। पहले तो वो समझे ही नहीं, और जब बात समझ में आई तो वो कहकर लगाकर हंस पड़े। आयशा बेगम ने नाराजगी से उन्हें देखा। बस इतनी सी बात, ये इतनी सी बात नहीं है पापा। अब के वो संजीदगी से बोल रही तो सुल्तान साहब को भी सीरियस होना पड़ा। तुम सास से शादी करना चाहती हो? जी। वो उनके सवाल पर बेहद हैरान हुई थी, और अगले ही पल बड़े बेसाख्ता अंदाज में उसका सर नफ़ी में घूमा था। तो बस इसलिए कहा था। साजिद भाई पहले भी कितनी बार बातों बातों में ये बात कर चुकी है, इस वक्त भी मुझे लगा यही बात करने वाले हैं। और आशा को लगा उसके दिल से कोई बात बड़ा, बहुत बड़ा बोझ हटा हो। पापा, आपको पता है मैं कल से कितनी परेशान हूँ? आप कम से कम मुझे तो बता देते। उन दोनों ने उसने दोनों हाथों से आंखें साफ करते हुए मुस्कुरा कर उन्हें देखा। और अगर सचमुच ऐसी बात हुई आयशा, आयशा जैसे मैंने कहा है तो? छोड़े बाबा, अब तो छोड़े बाबा, ऐसा है तो नहीं ना अब कि वो काफ़ी हल्की फुल्की हो चुकी थी। चले खाना खाते हैं, और मुझे पता है आपने भी नहीं खाया होगा। उनका बाजू थाम कर उन्हें उठाते हुए बोली। हाय की आवाज़ पर उसने सर उठाकर देखा, जहाँ हुज़ैफ़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। हाय चौबन, वो मुस्कुरा कर बोली। कैसी हो? वो उसके सामने बैठते हुए बोला। तुम्हें कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह खूबसूरत। अच्छा बस। आयशा ने उसे टोक दिया। कल क्यों नहीं आए थे? हुज़ैफ़ा की मुस्कुराहट मद्धम हो गई। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और तुम बताओ? तुम मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी, और ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रही थी? बस ऐसे ही मूड ठीक नहीं था। उसके कह बनाने उसके मुंह बनाने पर हुज़ैफ़ा कहकर लगाकर हंस पड़ा। बदला लेने में तो तुम्हारा कोई सानी नहीं है। ऐसी हूँ मैं, जैसी भी हो मुझे अच्छी लगती हो। वो शरारत से देखते हुए बोला। पता है, वो खड़ी हो गई तो हुज़ैफ़ा भी हंसता हुआ खड़ा हो गया। कहाँ जा रही हो? उसे क्लासरूम की तरफ बढ़ता देखकर वो पूछने लगा। ज़ाहिर सी बात है, क्लास लेने वो पीछे मुड़कर जताते हुए अंदाज में बोली। हाँ लेकिन मैं नहीं जा रहा, मुझे घर जल्दी जाना है, और हो सकता है मैं 2-3 दिन तक ना आऊँ। वो कहते हुए अपने मोबाइल पर मैसेज भी चेक कर रहा था। मुसलसल खामोशी पर उसने सर उठाया। आयशा बड़े संजीदा अंदाज में उसे घूर रही थी। क्यों, क्या हुआ है? वह हैरानी से बोला। क्या मैं पूछ सकती हूँ? इतनी गैर हाजिरी की वजह? यार घर में कुछ काम है। क्या काम? वह बकायदा जरा पर उतर आई थी। है ना बस। वो कुछ झंझला कर बोला तो आयशा गुस्से से मुड़ी थी। हुज़ैफ़ा, तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रहे हो? आई एम सॉरी आयशा, मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा, लेकिन यार मैं बहुत परेशान हूँ। हुज़ैफ़ा की तासुरात इतनी बेचारगी वाले थे कि उसे अपना गुस्सा एक तरफ रखना पड़ा। मुझे पता है तुम परेशान हो, और इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है कि तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे। हुज़ैफ़ा ने गहरा सांस लिया। घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या? हुज़ैफ़ा बताने के बजाय नज़रें चुराने लगा। पापा का ऑपरेशन है, 70,000 की ज़रूरत है, 30,000 का इंतज़ाम हो गया है, लेकिन 40 अभी बाकी हैं, और डॉक्टर ऑपरेशन तब करेंगे जब फुल अमाउंट जमा करवाई जाएगी। अब की बार आशा ने गहरा सांस लिया। हुज़ैफ़ा इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो? हुज़ैफ़ा ने अजीब सी नज़र से उसे देखा। आशा, 40,000 तुम्हारे लिए मामूली बात होगी, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी रकम है। एक लम्हे के लिए आयशा चुप रह गई, फिर बोली। मेरा मतलब है वो नहीं था हुज़ैफ़ा, लेकिन तुम मुझसे डिस्कस करते तो इतनी परेशानी का सामना ना करना पड़ता। मैं कल तुम्हें 40,000 दे दूँ, रुपए दे दूँगी। हुज़ैफ़ा ने चौंक कर उसे देखा। नो आयशा, मैं इसलिए तुम्हें नहीं बता रहा था। मेरा ज़मीर बिल्कुल गवारा नहीं करेगा कि मैं तुमसे रकम लूँ। हूँ तो तुम कैसे अरेंज करोगे? उसके सवाल पर वो बालों में उँगलियाँ चलाने लगा। भाई भी कोशिश कर रहे हैं, और मैं भी देखूँ कुछ ना कुछ हो जाएगा। और अगर कुछ ना हुआ तो क्या अंकल इतने दिन तकलीफ़ में रहेंगे? नहीं हुज़ैफ़ा, तुम्हें ये पैसे लेने होंगे। लेकिन आयशा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बस हुज़ैफ़ा, वो दो टोक अंदाज में बोली तो हुज़ैफ़ा मुस्कुरा कर रह गया। ओके, मैं इतनी बड़ी रकम ऐसे नहीं ले सकता। तुम्हें ज़रूर अब वापस करूँगा, लेकिन थोड़ा वक़्त लगेगा। आशा ने सराहने पर इत्तफ़ाक किया था। ये आज शहज़ादी साहिबा ने मुझे गरीब के घर आने आने की ज़हमत कैसे की? सिद्रा ने जूस का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। शहज़ादी साहिबा का मूड था कि गरीब लोगों के घर जाया जाए। वो बेनियाज़ी से बोली तो सिद्रा हँस पे आदत खिलखिला कर हँस पड़ी। आज से तुम
आज से तुम कॉलेज नहीं आई तो सोचा तुम्हारी खैरियत पता करती चलो। सिद्रा मुस्कुराई। घर में बहुत खुशी है। आयशा ने खामोशी खामोशी है। आयशा ने खामोशी महसूस करके पूछा। हाँ, सब बाहर गए हैं और अलीना सो रही है। उसने अपनी छोटी बहन का नाम लिया। तुम बैठो, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। नहीं, छोड़ो, मेरे पास बैठो। रुको, बस 5 मिनट में आती हूँ। सिद्रा के जाने के बाद उसने गहरा सांस लिया और दिल के अल्फाज तरतीब देने लगी जो बात वो करने आई थी। और पूरे पूरे 5 मिनट बाद सजी हुई ट्राली के साथ सिद्रा उसके सामने थी। वाह, बड़ी फास्ट सर्विस है। आयशा बशाश लहजे में बोली। केक लो ना। उसको आहिस्ता आहिस्ता काटने से कबाब खाते देखकर सिद्रा ने कहा। नहीं यार, दिल नहीं कर रहा। सिद्रा ने गौर से उसका चेहरा देखा। अब वो बात कह दो जिसका कहने की तुम कब से कोशिश कर रही हो। आयशा को हैरत नहीं हुई। पापा के बाद एक वही थी जो उसे समझती थी। मुझे 20,000 की ज़रूरत है। सिद्रा को झटका लगा था। मगर क्यों? आयशा होंठ काटने लगी थी। हुज़ैफ़ा को पैसों की ज़रूरत है। सिद्रा मुँह से कुछ नहीं बोली थी, लेकिन उसके माथे पर बल पड़ गए थे। उसने नहीं माँगे, मैं खुद उसकी मदद करना चाह रही हूँ। उसके फ़ादर सीरियस हैं और उनका ऑपरेशन के लिए रकम की ज़रूरत है। वो काफ़ी परेशान है और मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम बहुत गलत कर रही हो आयशा। उसे पैसे माँगने के लिए तुम ही नज़र आती हो। उसने मुझसे कोई डिमांड नहीं की, मैंने खुद फ़ोर्स किया था कि वो मुझसे पैसे ले ले। वो तो नहीं ले रहा था। सिद्रा ने गुस्से से सर झटका। उसकी शर्ट पुरानी हो गई तो तुम्हें फ़िक्र लग जाता है। उसका मोबाइल गुम हो गया तो ये भी तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम उसे 40,000 का मोबाइल ख़रीद कर दो। तुम्हारा बस चले तो शायद अपना बंगला भी उसके नाम का लिखवा दो। सिद्रा प्लीज़, मैं यहाँ तुम्हारी लानत मलानत सुनने नहीं आई। 50-60 हज़ार मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मैं दे सकती हूँ, लेकिन मेरा और पापा का जॉइंट अकाउंट है। मैं विदाउट अपनी एनी रीज़न, बिना किसी वजह के इतने पैसे नहीं निकाल सकते। इसलिए तुम्हारे पास आई थी। 20,000 तुम दे दो, बाकी मैं कर लूँगी। वो अपना हैंडबैग पकड़कर खड़ी हो गई तो सिद्रा ने तेज़ी से उसका बाजू थाम लिया। उसके सामने खड़े होकर उसे दोनों बाजुओं से थाम लिया। मैंने तो तुम पर लानत मलामत नहीं कर रही हूँ। मैं ना तो तुम पर लानत मलामत करी हूँ, ना ही तंज। मैं तुम्हें बस समझा रही हूँ, ये जो तुम कर रही हो ये गलत है सिद्रा। मैं ना बच्ची हूँ, ना ना तो बच्ची हूँ, ना नादान, ना समझ। तुम जानती हो मैं हुज़ैफ़ा को पसंद करती हूँ और तुम ये भी जानती हो ना कि तुम्हारे और हुज़ैफ़ा के स्टेटस में कितना फ़र्क है। अंकल जिन्होंने तुम्हें शहज़ादियों की तरह पाला है वो हुज़ैफ़ा के साथ तुम्हारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। तुम्हारी और हुज़ैफ़ा की लाइफ़स्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आशा एक पल के लिए खामोश हो गई थी। मुझे पता है सिद्रा, लेकिन मैंने पापा को मना लूँगी। जैसा तुम हुज़ैफ़ा के बारे में सोचती हो वैसा कुछ नहीं है। उसे मेरी दौलत से कुछ गर्ज़ नहीं, वो मुझसे प्यार करता है। तुम पछताओगी आयशा। मैंने उसकी आंखों में लालच देखा है, कभी उसे आजमा के देखना। मुझे उस पर पूरा यकीन है। सिद्रा उसकी पर पूरे यकीन अंदाज पर उसे देख कर रह गई। अब बोलो, दे रही हो या नहीं? सिद्रा ने गुस्से से उसे देखा। कल कॉलेज ले आऊँगी, अभी नहीं है मेरे पास। सिद्रा नाराज़ी से बोली जबकि आयशा मुस्कुराते उसके गले लग गई। मुझे पता था मेरी दोस्त कभी मुझे इनकार नहीं कर सकती, तभी उसके मोबाइल पर बेल हुई थी। पापा आ गए। स्क्रीन देखकर वो जल्दी से बोली। कल याद से ले आना। वो कमरे से निकलने से पहले वो याद दहानी करवानी नहीं भूली थी। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखा। पापा बिस्तर पर नीम दराज थे और एक एल्बम उनके आगे खुला था। पापा आ जाऊँ? उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए पूछा। आओ बेटा, उसमें पूछने की वाली क्या बात है? वो कहने के साथ उठकर बैठ गए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो उनको देखती हुई सामने बैठ गई। मैं ठीक हूँ गुड़िया, वो मुस्कुरा कर बोले। पर मुझे तो ठीक नहीं लग रही। कितने दिन से देख रही हूँ आप कुछ परेशान हैं। तुम्हारा वहम है। ये बताओ क्या कर रही हो? मूवी पर एक आपका वेट कर रही थी, पर आप नहीं आए तो देखने आई थी। सो तो नहीं गए? लेटा तो सोने के लिए था पर नींद नहीं आई। तुम्हारा बचपन याद आ रहा था तो ये एल्बम लेकर बैठ गया। ये तस्वीर देखो, ये तुम 6 माह की हो और तुम्हारी माँ देखो कितनी खुश थी तुम्हें गोद में लिए। बार बार देखी वही तस्वीर को, फिर इश्तियाक से देखने लगी। तो इसका मतलब ये हुआ बाबा कि मैं मामा की तरह खूबसूरत हूँ। वो कह लगाकर हंस पड़े। नहीं, तुम अपनी मामा से ज़्यादा खूबसूरत हो। वो हंसकर एल्बम का अगला सफ़ा पलटने लगी। पापा, एक बात पूछूं? मामा की डेथ बहुत अर्ली एज में हो गई थी। आप भी तब यंग थे। फिर भी आपने शादी नहीं की, कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई? लेकिन फिर भी बाबा, मुझे पता है आप मम्मा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मम्मा के बाद आपको हक था कि आप शादी करते। मैं जब आपको चुप उदास देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। उसकी बात पर वो हंस पड़े थे। अब इस उम्र में
मैं शादी करने से रहा। पापा मज़ाक में मेरी बात को ना टालें। आई एम सीरियस। वो मुँह बसौर कर बोली, ये सच है, मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था। मेरा दिल नहीं मानता था कि मैं उसकी जगह किसी और को दूँ, लेकिन सबसे बड़ी वजह तुम थी। मैं तुम्हें सौतेलेपन का दर्द नहीं देना चाहता था। मैंने सौतेलेपन का दर्द बर्दाश्त किया हुआ है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी उस दर्द से आशना हो। लेकिन पापा, ताया जी तो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपने भी कभी उन्हें सौतेला नहीं कहा। वो तो मैं अब भी नहीं कह रहा, लेकिन उनकी वालदा ने कभी मुझे अपना बेटा नहीं समझा। वह ज़ियतें जो उन्होंने मुझे दी, अब भी इतने बरस गुजर जाने के बाद भी जब भी मुझे याद आती हैं तो मैं कांप जाता हूँ। छोड़े पापा। उन्हें डिप्रेस देखकर उसने मौसू बदल दिया। ये कौन है बाबा? उसने एक ग्रुप फ़ोटो पर उंगली रखी थी। ये सुल्तान साहब ने मुस्कुराकर उस तस्वीर को देखा। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड नवाजिश है, और ये उसकी वाइफ नवाजिश हमारी मामा का कज़न भी थी। ये अब कहाँ है बाबा? मैंने तो इतने सालों से कभी उन्हें नहीं देखा। तुम्हारी मामा के डेथ के बाद ये लोग अमेरिका चले गए थे। मेरा फ़ोन पर उनसे रब्ता था। अब नवाजिश का फ़ोन आया था कि वो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं। आयशा ने हैरत से उनकी खुशी देखी। मैंने पहले आपको इतना खुश कभी नहीं देखा। हाँ, मैं वाकई बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो मेरा दोस्त, मेरा हमदर्द, हमराज है। उससे मैंने अपनी हर परेशानी शेयर कर सकता हूँ। पापा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ऐसा क्या है जो आप मुझसे नहीं अपने दोस्त से शेयर करना चाहते हैं, जिनसे आप सालों से नहीं मिले? अरे मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है। बस अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, तो जल्दी घबरा जाता हूँ। बस हर वक्त पर तुम्हारी फ़िक्र ही रहती है, और तुम्हारे मामले में मैं किसी भी पर भी भरोसा नहीं कर सकता सिवाय नवाजिश, और उसके आते ही मैं तुम्हारे फ़र्ज से सबकदोश हो जाऊंगा। बाबा, आपको हर वक्त मेरी शादी की फ़िक्र क्यों रहती है? क्या मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ कि आपका दिल चाहता है कि मैं आपसे दूर चली जाऊँ? उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सुल्तान साहब ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। आयशा, मैं कब चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर जाओ। बस किसी नुकसान से डरता हूँ, इसलिए चाहता हूँ तुमको किसी मजबूत हाथों में सौंप जाऊँ, जो तुम्हारा मुझसे ज़्यादा ख्याल रखे, मुझसे ज़्यादा प्यार करे। पापा, ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं जो मुझे आपकी तरह प्यार करेगा। है ऐसा एक घर जहाँ जिस सब तुम्हें प्यार करेंगे। उनकी मुस्कुराती आवाज़ पर वो सर उठाकर उन्हें देखने लगी। नवाज़, सलमा ने जब तुम छोटी थी तब ही मुझसे और जरीना से तुम्हें मांग लिया था। पापा, हैरत की शिद्दत से उसके आंसू जम कर रह गए। ये बात मैं तुम्हें बहुत पहले बताना चाहता था, लेकिन मुनासिब वक्त का इंतज़ार करता है। उस दिन जब तुमने मेरी बात पर यूँ रिएक्ट किया तो मुझे लगा ये बात तुम्हें पहले बता देनी चाहिए थी, ताकि तुम ताकि तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहती। लेकिन खैर, देर तो अब भी नहीं हुई। वो कितनी देर खामोशी से उनका चेहरा देखती रही। आयशा उनको पुकारते ही जैसे वो फट पड़ी थी। आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं पापा? एक बात जो कभी बचपन में की गई थी, आप उसे मेरी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं? वो लोग इतने सालों से बाहर हैं। क्या जानते हैं आप उनके बारे में, उनके बेटे के बारे में? उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो करता क्या है, दिखता कैसा है, उसकी आदतें कैसी हैं, वो फाइनेंशियली कैसा है? कैसे कुछ पता है आपको? उसका चेहरा ज़पत के मारे सुर्ख हो गया। आयशा, नहीं पापा, आप मेरी बात सुने। आप मुझे चांद कहते हैं और मुझे अंधे कुएं में धकेलना चाहते हैं, सिर्फ ये कि वो आपके दोस्त का बेटा है। चाहे वो ड्रिंक एडिक्ट हो, चोर हो, स्मगलर हो, कहीं वेटर हो, स्वीपर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, लेकिन मैं उससे शादी कर लूँ, लेकिन क्योंकि वो आपके दोस्त का बेटा है। पापा, मैं आपकी हर बात मान सकती हूँ, लेकिन ये नहीं, जिस इंसान को मैंने कभी देखा नहीं, जिसे मैं जानती नहीं, उससे मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? वो खड़ी हो गई थी। आयशा, उन्होंने उसे आवाज़ दी थी, लेकिन वो कमरे से बाहर निकल गई थी। अजीब सा एहसास था जिसने उसके सोए हुए एहसाब को बेदार किया था, लेकिन अपनी दुखती आंखों को खोलने के लिए उसे काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता। उसके करीब रखा उसका मोबाइल बज रहा था। पता नहीं कब से बज रहा था, क्योंकि उसके हाथ बढ़ाने पर खामोश हो गया था। उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल थामा। 10 मिस कॉल्स थीं, वो भी हुज़ैफ़ा की। उसने दोबारा आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल एक बार फिर बज उठा। आने वाली कॉल हुज़ैफ़ा की थी। हेलो आयशा, कब से फ़ोन कर रहा हूँ, रिसीव क्यों नहीं कर रही, और कॉलेज क्यों नहीं आई? हाँ, बस ऐसे ही। अब की बात दूसरी तरफ खामोशी छा गई। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही हो? रात से तबीयत ठीक नहीं। तुम बताओ, सिद्रा सिद्रा ने तुम्हें पैसे दे दिए थे? हाँ, मिल गए थे। थैंक यू वेरी मच आयशा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। इट्स ओके हुज़ैफ़ा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बाद में तुमसे बात करूँगी। ओके, टेक केयर। हुज़ैफ़ा ने भी मज़ीद बात किए बगैर फ़ोन बंद कर दिया। वो अब भी छत को खुद देख रही थी। बेदार होते ही सारी सोचें फिर से दिमाग पर हावी होने लगी थी। दस्तक पर उसने सामने देखा, जहाँ सकीना खड़ी थी। उठ गई बाजी आप? उसके मुस्कुरा कर पूछने पर वो सिर्फ हूँ करके रह गई।
नाश्ता बनाऊँ आपके लिए? वो उसके कमरे में बिखरी चीज़ें समेटते हुए पूछ रही थी। नहीं, अभी नहीं, पापा चले गए। जी, वो उनका फ़ोन आया था, मगर मुझे कुछ कह कर गए थे कि आपको नाश्ते के बगैर कॉलेज ना जाने दूँ। आशा कितनी देर गायब दिमागी से सामने देखती रही। पापा ने नाश्ता किया। थोड़ी देर बाद उसने सकीना से पूछा, जो झुककर मैगज़ीन उठा रही थी। उन्होंने कभी आपके बगैर नाश्ता किया है? सकीना के जताते हुए अंदाज पर उसके माथे पर बल पड़ गए थे। जाओ मेरे लिए चाय बनाओ, मैं आती हूँ। वो सकीना से कहकर खुद वॉशरूम में घुस गई थी। बाजी सित्रा बाजी आई हैं। वो बड़ी बेदिली के साथ टीवी देख रही थी जब सकीना की ऊंची आवाज़ पर उसने लाउंज के दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से सिद्रा और सकीना दाखिल हो रही थी। उसके अंदर आते आते सिद्रा ने बगौर उसका जायजा भी ले लिया था। किसी किसी एंगल से नहीं लग रहा कि तुम बीमार हो, तो कॉलेज से ऑफ करने का मतलब ना सलाम ना दुआ, और आते ही तुमने चढ़ाई कर दी। आयशा ने बुरा मानते हुए कहा। सकीना तुम खाना लगाओ, हम आते हैं। सकीना के जाते ही सिद्रा बोल पड़ी। अगर तुमने मुझसे ये पूछने के लिए बुलाया है कि मैंने हुज़ैफ़ा को पैसे दे दिए हैं, तो उसका जवाब हाँ, और अपनी तसल्ली के लिए तुम उसको फ़ोन करके कंफर्म कर सकती हो। आयशा ने सामने टांग पर टांग रखकर झुलाती निमुतमिन बैठी सिद्रा को गुस्से से देखा। मैंने तुमसे कुछ भी ऐसा पूछा? सिद्रा ने कंधे अचकाए। कहा तो नहीं, पर मतलब तो वही था ना। अब की बार आयशा का हौसला जवाब दे गया। दफ़ा हो जा तुम इसी वक्त। आयशा सुर्ख चेहरे लिए खड़ी हो गई। एक तो मैं इतनी परेशान हूँ, और ऊपर से तुम्हारी बकवास बंद नहीं हो रही, और यहाँ आकर तुमने मुझ पर एहसान किया, उसके लिए मुझे माफ़ करो। आखिर में उसकी आवाज़ उभर गई। अब कहकर वो अपने कमरे की तरफ भागी थी, जबकि उस दौरान सिद्रा पूरी आंखें खोले हैं करती रह गई, और फिर उसके पीछे भागी थी। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही वो उसे दोनों टांगे सोफे पर रख के बैठी नजर आई, जबकि चेहरा उसने झुका रखा था। वो गहरा सांस लेती हुई उसके करीब जाकर बैठ गई। आयशा, उसके बुलाने पर वो टस से मस ना हुई, और उसके हिलते हुए वजूद से उसे अंदाज़ा हुआ कि वो रो रही है। आयशा, इधर देखो मेरी तरफ। सिद्रा ने अब ज़बरदस्ती उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा, और एक लम्हे के लिए हैरान रह गई। उसकी आंखें और चेहरा दोनों रोने की वजह से सुर्ख हो रहे थे। हुआ क्या है? अंकल तो ठीक है ना? वो कुछ नहीं बोली। उस तरह रोती हो रही तो सिद्रा की परेशानी में इजाफा हो गया। बोलो आयशा, मुझे अब घबराहट हो रही है। अंकल ठीक है ना? उसने वह मुश्किल सर हिलाया। सिद्रा ने दोनों आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। तो फिर क्या हुआ है जो तुम इतना रो रही हो? आपके सिद्रा के चेहरे पर परेशानी की जगह उलझन नजर आई। रात मेरे बाबा से बात हुई थी, और रात को जो जो सुल्तान साहब ने उसे कहा और बताया था, वो सब आशा को उसने सिद्रा को बताया था। तुम बताओ मैं क्या करूं? वो अब सिद्रा से पूछ रही थी। तुमने अंकल को हुज़ैफ़ा के बारे में बताया नहीं? मैं वक़्त का इंतज़ार कर रही थी जब हम अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते और हुज़ैफ़ा का जॉब मिल जाता। पहले की बात और थी। अब पापा के दोस्त का बेटा दरमियान में आ गया है। मुझे नहीं पता वो कैसा है। उसका बस प्लस पॉइंट ये है कि वो बाबा के दोस्त का बेटा है। हो सकता है वो वेल ऑफ भी हो, वेल एजुकेटेड भी हो, तो पापा को रीज़न मिल जाएगा हुज़ैफ़ा को रिजेक्ट करने का, जो मैं नहीं चाहती। ये अचानक जो बाबा के दोस्त का बेटा, वो यूं दांत पीस कर बोली जैसे बाबा के दोस्त का बेटा उसके दांतों के दरमियान हो। सिद्रा ने होंठों पर हाथ रखकर अपनी बेसाख्ता हंसी को रोका था। क्या करूँ मैं? वो दोनों हाथों से मलती हुई बेबसी से बोली। आशा, तुम ऐसे करो, क्यों नहीं करती कि अब की दफ़ा अंकल के दोस्त के बेटे से मिल लो। आशा ने गुस्से से उसे देखा। तो उससे क्या होगा? होना क्या है? हो सकता है वो तुम्हें पसंद आ जाए। आखिर अंकल ने उसे पसंद किया है, कोई तो ख़ास बात होगी उसमें। वो दुनिया का बेहतरीन इंसान हो, तब भी मुझे उससे शादी नहीं करनी, और मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक पापा की बात है, वो तो खुद उससे नहीं मिले। तक नहीं जानते कि वो करता क्या है, दिखता कैसा है, कुछ भी नहीं जानते। बस इसलिए कि वो उनके दोस्त का बेटा है, मैं उससे शादी कर लूँ, और तुम भी उनकी ही हामी हो, क्योंकि तुम्हें भी हुज़ैफ़ा पसंद नहीं। ठीक कह रही हो, मुझे हुज़ैफ़ा पसंद नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर पसंदीदगी की पट्टी बंधी है, जबकि हमें हकीकत साफ नज़र आती है। लालची धोखेबाज। सिद्रा, शट अप। आशा ने नाराज़गी से उसे देख टोका। क्या मैं आप शादीशुदा की ज़िंदगी के लिए मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये दोनों बातें हुज़ैफ़ा में हैं। सिद्रा ने सर झटका। वो समझ गई थी बहस का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसकी समझ पर तो पढ़ना हो चुका था। तो उसका एक ही हल है, तुम अंकल को साफ साफ अपनी ख्वाहिश के बारे में बता दो। मेरे ख्याल में अंकल के नज़दीक तुम्हारी खुशी से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आशा पर सोच अंदाज में अपने हाथों को देखने लगी। पापा मान जाएंगे? कुछ देर बाद उसने सिद्रा से पूछा था। उम्मीद तो यही है। सिद्रा के कहने पर उसे देखते रह गई। वो पापा से नाराज़ थी और जानती थी वो उसे मनाने
ज़रूर आएँगे। तो वो उस आज ज़रूर उनसे हुज़ैफ़ा के मुतालिक बात करेगी। वो कमरे में टहलते हुए अल्फ़ाज़ तरतीब दे रही थी जो उसे पापा से हुज़ैफ़ा के फ़ेवर में कहने थे। गाड़ी मख़सूस बारह हॉर्न बजते ही उसके उसके कदम रुक गए और वो इज़्तिराबी अंदाज़ में उँगलियाँ मरोड़ते हुए मुंतज़िर नज़र से दरवाज़े को देखने लगी। लेकिन कुछ देर बाद उसे सुल्तान साहब की बजाय सादिक साहब की आवाज़ सुनाई दी। तो वो न तेज़ की तरह उनकी बाहें हुई बाहर निकली और सामने एक मंज़र उसे दहलाने के लिए काफ़ी था। पापा वो तकरीबन चीखी हुई उनकी तरफ बढ़ी थी। "ये क्या हुआ पापा?" उनके बाजू और सर पर पट्टी बंधी थी और चेहरा बेतहाशा सर्द हो रहा था। वो सोफ़े पर बैठ गए थे और आंखें बंद करके सोफ़े के बैक से टेक लगा लगी थी। पापा वो उनके कंधे को हिलाते हुए को रो पड़ी थी। उसके रोने पर उन्होंने आंखें खोल कर उसे देखा। "मैं ठीक हूँ आयशा।" वो जो बोले तो नकाहत उनकी आवाज़ से ज़ाहिर हो रही थी। "हुआ क्या है ताया जी?" वो अब उस सोफ़े के पीछे खड़े सादत साहब से पूछ रही थी। कुछ लोगों ने "कुछ नहीं हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था।" उससे पहले कि सादत साहब कुछ बताते उन्होंने टोक दिया था। "अच्छा बेटा, अपने बाबा के लिए कुछ खाने को लेकर आ और साथ तुम चाचू को उनके कमरे में ले जाओ।" उसने चौंक कर सामने देखा तो जहाँ साथ खड़ा बगौर उसे देख रहा था, इतनी परेशानी में भी उसके माथे पर बल पड़ गए। न जाने उसे साथ से इतनी नफ़रत क्यों थी और सबसे ज़्यादा उसके देखने के अंदाज़ पर अंदर तक उतरती गंदी नज़रें। वो तेज़ी से उठकर किचन में गई थी। फ्रीज़र से गोश्त निकालकर उसने यखनी चढ़ाई थी। जब वो ट्रे लेकर दरवाजे के करीब पहुंची तो उसे सुल्तान साहब की धीमी आवाज़ सुनाई दी। "भाई साहब, आयशा के सामने कोई बात मत कीजिएगा, वो परेशान होगी। लेकिन सुल्तान, उसको पता होना चाहिए।" "नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा, बस उसे परेशान नहीं करना।" वो ट्रे हाथ में पकड़े बाहर खड़ी बुरी तरह उलझ गई। ऐसी कोई क्या बात थी जो पापा उसे छुपा रहे थे? तो तुम कहो तो साथ को यहाँ छोड़ जाओ। आयशा के माथे पर बल पड़ गए। वो दरवाजे को धकेलते हुए अंदर आ गई। जीती रहो चाय की बहुत तलब महसूस हो रही थी। चाय का कप उन्हें पकड़ाकर वो साथ की तरफ बढ़ी, जिसने कप थामते हुए उसकी उंगलियों को भी मिस किया था। एक करंट था तो उसके वजूद को लगा था। उसकी नज़रें बेसाख्ता अंदाज में उसकी तरफ उठी थी, जो उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने अपनी इस हरकत को एंजॉय किया हो। आशा के होंठ भींच के थप्पड़ मारने की चाहत वो दिल में दबा गई थी। वो यखनी का प्याला लेकर सुल्तान साहब के पास बैठ गई। "हाँ सुल्तान, तुमने जवाब नहीं दिया। साथ को यहीं रहने दो।" सुल्तान साहब ने आयशा की तरफ देखा, जिसने बड़े गैर महसूस अंदाज में सरनफी में रहा था। "नहीं भाई साहब, उसकी ज़रूरत नहीं। मैं अब ठीक हूँ और अगर ज़रूरत हुई तो मैं खुद साथ को फ़ोन कर लूँगा। घर वाली बात है, यही तो मैं कह रहा हूँ, घर वाली बात है। तुम्हारा अपना खून है, बेटा बनकर रहेगा तुम्हारा। जो मैंने तुमसे बात की है, संजीदगी से सोचो इस बारे में।" कहने के साथ उन्होंने सुल्तान साहब के कंधे पर हाथ रखकर दबाव डाला था। आयशा उनके दर पर वो बातों के पीछे छुपे पोशीदा मायने को अच्छी तरह समझ रही थी, लेकिन खुद पर जबर किए खामोशी से बैठी रही। उसे इस वक्त सिर्फ अपने बाप की फिक्र थी। सुल्तान साहब को मुसलसल खामोश देखकर साजिद साहब को गुस्से तो बहुत आया, लेकिन ये वक्त तहम्मुल से काम लेने का था और वरना बना बनाया खेल खराब हो सकता था। "कोई बात हो तो फ़ोन कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।" साजिद साहब को निकलते ही साद साहब ने सुल्तान साहब से हाथ मिलाकर चंद लम्हों के लिए उसके करीब रुका था, लेकिन उसने नज़रों का ज़ाविया बदल कर उसे नहीं देखा था। मायूस होकर वो बाहर निकल गया था। उनके जाते ही उसका खुद पर कंट्रोल ख़त्म हो गया था और आंसू निकल आए थे। "आयशा, रो नहीं बेटा, मुझे तकलीफ़ होती है।" "पापा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं?" "कुछ नहीं बेटा, तो बताया तो है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। झूठ, मैंने गाड़ी देखी है, बिल्कुल ठीक है, खराश भी नहीं है।" एक पल के लिए सुल्तान साहब कुछ बोल ही नहीं सके। बोले, "पापा, रात में तो मैं तुमसे नवाजिश की बात कर रहा था। आज उसका फ़ोन आया कि वो पाकिस्तान आ गया। मैं उसके घर जाने के लिए ऑफिस से निकला ही था कि 4-5 लड़के आए और मुझसे पैसे और मोबाइल मांगा। मेरी मज़ाहमत पर उन्होंने मुझे मारा पीटा और मेरा वॉलेट और मोबाइल छीन कर ले गए। मैं ज़मीन पर पड़ा था, इतनी सख्त नहीं थी जो मुझ में मैं ना ही भी ना सकूं। उसी वक्त साजिद भाई और साद आ गए। अर्शिया परेशान से उनका चेहरा देख रही थी और वो उस वक्त उनकी हालत की वजह से इतनी परेशान थी कि नवाज़िश साहब के आने की खबर भी उसने सरसरी से अंदाज में ले, हत्ता कि हुज़ैफ़ा की भी उसके जहन से निकल गया था। "पापा, आप कहाँ जा रहे हैं?" आयशा ने हैरानगी से सुल्तान साहब को देखा था। "ऑफिस।" वो कुर्सी घसीट कर बैठ गए। "पापा, कुछ दिन तो आराम कर लेते हैं आप, मजबूरी है गुड़िया, बहुत ज़रूरी काम है।" उन्होंने ऑमलेट का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा। "जाएंगे कैसे? साथ को बुलवाया है।" आयशा ने बुरा सा मुंह बनाया। "पापा, आपको कोई ड्राइवर क्यों नहीं रख लेते? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं साथ का आना जाना।" "जानता हूँ बेटा।" उन्होंने अपना मोबाइल हाथ में लेते हुए कहा। "आप तो जा रहे हैं ऑफिस, में घर रह कर क्या करूँगी? मैं अभी कॉलेज चली जाऊँ?" जो बाहर की तरफ बढ़ रहे थे तेज़ी से मुड़े थे। "नहीं, तुम अभी कॉलेज मत जाना।" "पर क्यों पापा?" वो हैरत से बोली। "बस कहा ना, कुछ अरेंजमेंट कर लूँ फिर चली जाना।" क्या अरेंजमेंट?" वो पूछना चाहती थी, लेकिन फिर उनके आने पर टाल दिया और उन्हें लाउंज से अल्लाह हाफ़िज़ कहकर नाश्ते के मेज़ पर आ बैठी। अभी उसने नवाला मुंह में ही रखा था कि उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर हुज़ैफ़ा का नंबर देखकर उसने गहरा सांस लिया। "हेलो।" उसके हेलो कहते ही वो बोला था। "कहाँ हो आयशा?" "घर पर हूँ।"
3 दिन हो गए, कॉलेज क्यों नहीं आ रही? बहुत जल्दी याद आ गया तुम्हें ये? आशा के तंजिया के अंदाज में कहने पर वो कुछ देर के लिए खामोश होकर रह गया। आई एम सॉरी, वो धीमी आवाज़ में बोला, साथ ही शिकायत भी कर डाली। अगर मैंने फ़ोन नहीं किया तो तुमने भी फ़ोन नहीं किया। आशा के माथे पर बल पड़ गई। मैं क्यों तुम्हें फ़ोन करती? मैंने सॉरी कहा ना आयशा। फिर से कह देता हूँ सॉरी। अब की बार आयशा कुछ नहीं बोली थी। अच्छा अब तो बताओ, आ क्यों नहीं रही? पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। ओह, क्या हुआ था? बस फ्रैक्चर था। तुम बताओ, अंकल का ऑपरेशन हो गया? कैसे हैं वो? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो बिल्कुल ठीक है। बस पिछले 3-4 दिन अस्पतालों के चक्कर में रहा, इसलिए भी तुम्हें फ़ोन नहीं कर सका हूँ। वह हंकारा भर कर रहेगी। कल आओगे कॉलेज? पता नहीं। तुम मुझसे नाराज़ हो? नहीं तो फिर इतना रूडली बात क्यों कर रही हो? नहीं, ऐसी तबीयत नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं, बस पापा की तबीयत को लेकर कुछ अपसेट हूँ। चलो ठीक है हुज़ैफ़ा, फ़ोन करते रखती हूँ, फिर बात होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना, बाय। फ़ोन बंद करके वो कितनी देर वैसे ही बैठी रही। बावर्ची सकीना की आवाज़ पर उसने चौंक कर देखा। खाना बना दिया है, अब जा रही हूँ, शाम में आऊँगी। ठीक है। सकीना के साथ जाने के बाद वो टीवी के आगे बैठ गई और पता नहीं कब उसकी आँख लग गई और दरवाजे की घंटी पर खुली थी। उसकी नज़र घड़ी की जानिब उठी की तरफ गई, जहाँ पर दोपहर के 2 बज रहे थे। इस वक्त कौन आ गया? वो सोचते हुए गेट की तरफ बढ़ी थी। 2-3 दफ़ा पूछने पर जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने गेट खोल दिया। सामने मांगने वाला खड़ा था। उसका खुलिया ऐसा था कि अगले ही पल उसे डर कर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब बैल के बाद दस्तक भी शुरू हो गई थी। उसने जान नहीं छोड़नी। तब दस्तक का सिलसिला तवील और ज़ोरदार हो गया तो उसने 10 का नोट पकड़ाया और बड़बड़ाती हुई गेट की तरफ बढ़ गई। लेकिन अब की बार उसने पूरा गेट खोलने के बजाय ज़रा सा हाथ बढ़ाकर 10 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। लेकिन जब कोई जवाब न मिला तो उसने ज़ोर से हाथ हिलाया। पकड़ो। जवाब में उसने नोट के बजाय उसका हाथ पकड़ लिया। उसके मुंह से बड़े बेसाख्ता अंदाज में चीख निकली थी और हाथ छुड़वाने के लिए जब उसने गेट खोला तो मज़ाहमत करता उसका हाथ हैरत के मारे साकित हो गया, क्योंकि सामने उस खौफनाक हुलिये वाले फ़कीर की जगह एक हैंडसम सा लड़का खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये क्या बदतमीज़ी है? उसने दोबारा हाथ खींचते हुए गुस्से से उसे देखा। खुद तो कहा था पकड़ो, मैंने हाथ पकड़ने की तो नहीं कहा था। तो फिर वो उस तरह हाथ थामे पूछ रहा था, हाथ तो छोड़े मेरा। लो, उसने ऐसे पोज किया जैसे उसे पता ही ना हो कि वो हाथ पकड़े खड़ा है। ये नोट पकड़ने को कहा था। आयशा ने नोट उसके सामने लहराया। मैं समझी मांगने वाला है। वॉट? सामने खड़े शख्स को झटका लगा था। तुम्हें भिखारी लगता? उसके अंदाज पर आयशा को बड़े जोर की हंसी आई थी, जिसे उसने सर झुकाकर जब्त किया था। उसे सर उठाकर उसे देखा जो बहुत गौर से उसे देख रहा था। तुम अगर मुझे पसंद ना आई होती तो इस बदतमीज़ी पर तुम्हें मज़ा चखा देता। आप होश में तो हैं? क्या कह रहे हैं? उसकी जुर्रत पर उसे गुस्सा आ गया और वह गेट बंद करने लगी तो वह जल्दी से बोला, मुझे सुल्तान अंकल से मिला है, वो घर पर नहीं है। चाहता हूँ। उसने कहने के साथ झुककर बैग उठाया और गेट के अंदर दाखिल हो गया। हैरत की शिद्दत से उसका मुंह खुल गया। अगले ही पल वो उसके पीछे भागी थी, जो लंबे लंबे टक भरता अंदर की तरफ जा रहा था। एक्सक्यूज़ मी, रुकिए प्लीज़। आप कैसे मुंह उठाकर अंदर जा रहे हैं? तमीज़ नाम की कोई चीज़ किसी चीज़ का नाम होती है ना, जानते हैं आप? उस पर वो ना सिर्फ रुक गया बल्कि मुड़कर उसे देखने लगा। मुंह के साथ ही घर में दाखिल होते हैं आप क्या मुंह गेट पर रखकर अंदर आती हैं? बदतमीज़। उसने दांत पीस कर उसे देखा। आप हैं कौन? मैं आपको नहीं जानती तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो तुम्हें जानता हूँ। उसके अंदाज पर आयशा एक बार फिर से उसे देखने पर मजबूर हो गई। तुम आयशा हो, अंकल सुल्तान की बेटी? उसका मुंह खुल गया था। उसने अपनी याददाश्त का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन वह सारी ज़िंदगी में शख्स से नहीं मिली थी। मुंह बंद करो, मक्खी चली जाएगी। और जाओ अब जल्दी से कोई शरबत कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। इतनी गर्मी में आ रहा हूँ और तुमने बातों में लगा लिया। कहकर वो अंदर बढ़ गया था। ओह मेरे खुदा! वो चकरा कर आएगी। उसे लाउंज का दरवाज़ा खोलते देखकर वो उसके पीछे भागी। सबसे पहले उसे सुल्तान साहब का नंबर मिलाया था। हेलो पापा। उनकी हेलो सुनते ही वो तेज़ी से बोली, पापा पता नहीं घर में कोई बदतमीज़ आदमी घुस आया है। कौन? वो दूसरी तरफ सलमान साहब घबरा गए थे। पता नहीं पापा, पर वो आपको भी जानता है और मुझे भी। नाम क्या है उसका? वो तो मैंने पूछा ही नहीं। वो एकदम घबरा कर बोले। अच्छा बेटा, आपने नाम पूछे बगैर उसे अंदर बुला लिया? वो कुछ बरहमी से बोले। पापा मैंने नहीं बुलाया, वो ज़बरदस्ती अंदर आ गया और अब कोल्ड ड्रिंक मांग रहा है। उससे किन आँखों से पीछे देखा तो वो वहाँ दरवाजे से टेक लगा उसकी बातें सुन रहा था। उसकी खामोश होने पर वो एक आगे बढ़ा और मोबाइल उसके हाथ से ले लिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, अहमद का बात कर रहा हूँ। ठीक अंकल, और खैरियत से पहुँच गया हूँ, कहकर वो हंस पड़ा था। अंकल नाम पूछने की नौबत ही नहीं आई। मोहतरमा मुझे भिखारी समझकर 10 रुपए थमा रही थी। हैरत से उसका चेहरा तक देखती आयशा को गुस्सा आ गया। नहीं अंकल, होलिया तो मेरा ठीक था। लगता है आपके मोहल्ले के मांगने वाले भी काफ़ी हैंडसम है। ओके अंकल, मैं आपको वेट कर रहा हूँ, लो बात करो। उसने फ़ोन उसे थमा दिया।
जी पापा। वो फ़ोन लेकर दूसरी तरफ चली गई थी। बेटा ये अहमद है, मैंने तो उसे बुलाया है, तुम उसकी खातिर मदारत करो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। और डरने वाली बात नहीं है, भरोसे का बच्चा है। उसने फ़ोन बंद करके उसकी तरफ देखा, जो जीन्स की जेबों में हाथ डाल कमरे का जायज़ा ले रहा था। आप ठंडा पियेंगे या गरम? अगर लेमन स्क्वैश है तो वो, नहीं तो कुछ भी ठंडा। अपने मिजाज की तरफ गरम ना लाना। आयशा ने कुछ भी कहने के बजाय सिर्फ घूरी पर इक्तफा किया। वो भी उसके पीछे पीछे किचन में आया था। तुम घर पर अकेली होती हो? आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया। स्क्वैश की बोतल निकाल कर ग्लास में डालने लगी। पढ़ती हूँ। वो अब भी खामोशी थी। मुझे पता है तुम गूंगी हो नहीं हो। आयशा ने शरबत वाला ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। तुम नहीं पियोगी? ये आपने किया ये आपने क्या तुम लगाई हुई हो, इसलिए कि तुम मुझसे छोटी हो। और वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? उफ। वो पाँव पटकती हुई किचन से बाहर निकल गई। जबकि उसने मुस्कुराते हुए ग्लास हॉन्टो से लगाया था। वो टीवी लगाकर बैठ गई तो उसके दाएं सोफे पर आकर बैठ गया। खुद पर जमी उसकी नज़रों से उसे अच्छी खासी कोफत हो रही थी। उसे अच्छी खासी कोफत आ रही थी, लेकिन वो उसे छोड़कर कमरे में भी नहीं जा सकती थी। पापा ने तो कह दिया था भरोसे वाला बच्चा है, लेकिन क्या पता, अगर तुम कुछ काम करना चाहती हो तो कर सकती हो। मैं तुम्हारी कंपनी के बगैर बोर नहीं होऊंगा। उसके मुसलसल चुप रहने पर वो चोट करता हुआ बोला था। और बेफिक्र रहो, मैं कुछ चुरा कर भी नहीं भागूंगा। सिक्योरिटी के तौर पर तुम मेरा वॉलेट और मोबाइल रख सकती हो। तौबा, ये शख्स तो दिल की बातें जान लेता है। उसने घबराकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। मेरा नाम अहमद है। कुछ देर बाद वो दोबारा बोला। आप थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते? तंग आकर वो बोल पड़ी थी। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, सुल्तान साहब की गाड़ी के मखसूस हॉर्न बजा था। वो शुक्र अदा करते हुए तेज़ी से बाहर निकली थी। उसके बाद वो जो कमरे में घुसी, रात तक बाहर नहीं निकली। सुबह जब वो नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आई तो वो पहले से सुल्तान साहब के साथ बैठा था। वो बड़ा बुरा सा मुँह बनाकर सुल्तान साहब के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। बेटा, सलाम तो नहीं किया आपने? अस्सलाम वालेकुम। वो लट मारा अंदाज में बोली। वालेकुम अस्सलाम। वो मुस्कुराता हुए उसे देख रहा था। वो ब्रेड पर जैम लगाकर खाने लगी। पापा, मुझे कॉलेज से देर हो रही है। हाँ भाई, मैं भूल ही गया था। अहमद, तुम आयशा को कॉलेज छोड़ दो। और आयशा, अहमद अब हमारे साथ ही रहेगा। सकीना, तो साथ ही उन्होंने सकीना को आवाज़ दी। सकीना बेटा, गेस्ट रूम अच्छी तरह साफ़ कर दो। अहमद अब यहाँ रहेगा? जी। वो मुस्कुराकर सर हिलाती वापस मुड़ गई। लेकिन क्यों बाबा? वो जो हैरत से सुन रही थी बेसाख्ता बोल पड़ी। सुल्तान साहब ने तादीदी नज़रों से उसे देखा। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैं तुम्हारे लिए कोई रिस्क नहीं ले सकता। अब तुम जहाँ भी चाहोगी, अहमद तुम्हारे साथ जाएगा। सुल्तान साहब की गुफ्तगू के दौरान अहमद जूस पीते हुए बड़े गौर से आयशा के चेहरे के उतार चढ़ाव का जायज़ा ले रहा था। वो समझ गया कि वो कुछ कहना चाहती है, इसलिए खामोशी से उठकर बाहर निकल गया। और वह जैसे इसके जाने का ही इंतज़ार करी थी, उसके जाते ही वो जैसे फट पड़ी थी। पापा, आप कैसे इस एक अजनबी आदमी पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि मुझे हर जगह के उसके साथ भेज रहे हैं? वो अजनबी नहीं, आपके लिए नहीं होगा, मेरे लिए तो है। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है शख्स। एक ही दिन में वो तुम्हें इतना बुरा लग गया? उन्होंने मुस्कुराकर अपनी बेटी का नाराज़ चेहरा देखा। किसी के बुरा लगने के लिए एक पल ही काफ़ी होता है, और मैं उसे एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आपने उसे 24 घंटे के लिए मेरे सर पर सवार कर दिया है। अब कि उन्होंने रुक कर संजीदा नज़रों से देखा। बाज़ दफ़ा ज़िंदगी ऐसा रुख इख्तियार करती है कि आपको मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नापसंदीदा लोगों के साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। खुद को हालात और लोगों के साथ एडजस्ट करने की आदत डालो। पापा, वो बेयकीनी सुने थे। उसने देखने लगी। आप कहना क्या चाहते हैं? उसको परेशान देकर उन्होंने सर झटका। कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ एक हकीकत बता रहा हूँ। अहमद अपना बच्चा है, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मामले में यूँ लापरवाही का मुजाहरा करूँगा? चलो शाबाश, देर हो रही है। उन्होंने उसे बाजू के हल्के में लेते हुए कहा, और उसी तरह उलझे उनके साथ जलने लगी। अहमद, पहले आयशा को कॉलेज छोड़ देते हैं, फिर लॉयर के पास चलते हैं। मैंने कल रात बात की थी उनसे फिर ऑफिस चलेंगे। असाफ को भी तुमसे मिलवाना है? जी अंकल। वो कार ड्राइव करते हुए ताबेदारी से बोला, और किन अक्कियों से मरण में पीछे बैठी आयशा को देखा, जो सदमे से बस बेहोश होने वाली थी। उसके होंठों पर आने वाली मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। कॉलेज दाखिल होते ही उसने सबसे पहले सिद्रा को तलाश किया था, जो उसे देखकर बेतहाशा खुश हो गई थी। मुझे लगा तुम आज भी नहीं आओगी। उसकी इतनी गर्मजोशी पर वो मुस्कुरा कर ही सकी थी। क्या बात है, अभी भी परेशान लग रही हो? अंकल तो ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है। फिर क्या हुआ? ऐसे लगता है किसी से मार खा कर आई हो। सिद्रा ने हंसपे आदत बात की इख्तिताम पर कहकर गया था। बकवास बंद करो। उसे गुस्से में देखकर सिद्रा ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी। पता नहीं पापा को क्या हो गया, किसी को घर में बुला लिया। क्या मतलब? पता नहीं कौन है, पर जो भी है इतना बदतमीज़ है। कल से मेरे घर में ही है, मुझ पर कर्फ्यू लगा दिया है। इतना बोलता है कि बस और
तो और मैं जो सोच भी रही होती हूँ वो मेरे चेहरे से अंदाज़ा लगा लेता है। नजूमी तो नहीं यार, मुझे अभी अभी उससे मिलवाना, मैं भी ज़रा इस मुस्तकबिल का हाल जानूँ। मैं सीरियस हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। आयशा नाराज़गी से उसे देखा तो सिद्रा को संजीदा होना पड़ा। पर अंकल उसे रखा क्यों है? कहते हैं फॉर सिक्योरिटी रीज़न। मैं जहाँ भी जाऊँगी वो मेरे साथ जाएगा। अभी भी वो वही छोड़ कर गया है। तो यार इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अगर अंकल ने उसे घर पे रखा है तो सोच समझ कर ही रखा होगा, वो ठीक है सिद्रा। लेकिन इतना यकीन पता है गाड़ी में क्या बात कर रहे थे कि अपने लायर से उसे मिलवाएंगे और ऑफिस के स्टाफ से, मतलब समझती हो इसका? हूँ सिद्रा के पुरसोच अंदाज में उन्होंने हूँ कहने पर वो चिढ़ कर बोली, क्या हुआ? क्यों? क्या समझी हो? यही कि तुम कह रही हो ना कि वो चेहरा पढ़ लेता है, दिल की बात जान लेता है। लगता है उसने अंकल पर काफ़ी रिसर्च किया है। हो सकता है उसका काला जादू टाइप कोई चीज़ आती हो, उसने अंकल पर कोई अमल किया हो, इसीलिए तो अंकल ने ना सिर्फ इसमें उसे घर में रख लिया बल्कि उसे अपने बैंक बैलेंस से भी आगाह कर रहे हैं। सिद्रा की बात सुनकर वो परेशान हो गई थी। अब मैं क्या करूँ सिद्रा? वो परेशानी से सिद्रा का चेहरा देखने लगी। एक बात और हो सकती है, ये बताओ उसकी शक्ल कैसी है? ये कैसा सवाल है? आयशा ने नागवारी से पूछा। इतनी अपनी चिड़ से बलातर तो है होकर बताओ। हूँ अच्छी है, एजुकेटेड है। पता नहीं, आयशा ने बेजारी से बोला, पर लगता तो है। तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगा? तो कहीं ऐसा तो नहीं अंकल उसे घर पर दामाद बनाने की सोच रहे हैं? पहले तो वो कितनी देर सिद्रा का मुंह देखती रही, लेकिन जब सिद्रा के मुंह से हंसी का फुवारा छूटा तो उसने पास रखी किताब से उसकी पिटाई शुरू कर दी। मुझे ऐसा घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। वह गहरे गहरे सांस लेती हुई पीछे हट गई थी। यह हकीकत भी हो सकती है। उसके बाद पर कुछ लम्हों के लिए आयशा खामोश हो गई थी। अगर पापा ने ऐसा कुछ सोचा भी है तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इतना बड़ा इंप्रेशन दूंगी, पूरा इंप्रेशन दूंगी उसके नाम का, सर पर पाँव रख कर भागेगा। हाँ भाई, तुम्हारी बदतमीज़ तबीयत से मैं ये उम्मीद रख सकती हूँ। सिद्रा मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ा झाड़े थे और सामने नज़र पड़ते उसके मुंह से के जावे बिगड़ गए थे। उसको अभी अभी टपकना था। सिद्रा ने कहने के साथ सामने बड़ी किताब उठा ली, जबकि इतनी बेजारी पर आयशा ने पलट कर देखा जहाँ से हुज़ैफा आ रहा था। आयशा ने दिलनशी नज़र से सिद्रा को देखा, वो जो मुंह पर नोट रखा बोर्ड समझा कर बैठ गई थी। गुड मॉर्निंग। वो उनके करीब ही घास पर आलती पालती मार कर बैठ गया। शुक्र है तुम्हारी शक्ल तो नजर आई। अगर आज तुम ना आती तो मैं तुम्हारे घर आ जाता। हुज़ैफा के बात पर मुस्कुरा दी थी, जबकि सिद्रा की संजीदगी देखने लायक थी। अंकल की तबीयत अब कैसी है? हाँ वो ठीक है। तुम बताओ तुम्हारी फादर के अब कैसे हैं? हाँ वो भी ठीक है और अब घर आ गए हैं। गुड, मैं आऊँगी उनसे मिलने। नहीं, इट्स ओके। वो एकदम घबरा कर तेज़ी से बोला। आयशा के साथ साथ सिद्रा ने भी चौंक कर उसे देखा। क्यों, तुम मुझे उनसे मिलवाना नहीं चाहते? आयशा ने संजीदगी से हुज़ैफा का चेहरा देखा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं तो फिर कैसी बात है? आयशा के बजाय सिद्रा ने सवाल किया। वो दरअसल मेरे पेरेंट्स काफ़ी पुराने ख्यालात के हैं। अगर मैं उन्हें ये बताऊंगा कि एक लड़की मेरी दोस्त है तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा? सिद्रा ने आबरूज काकर तंज़ी अंदाज में से देखा। जब तुमने आयशा से दोस्ती की थी तब ये ख्याल तुम्हें क्यों नहीं आया? और ख़ास तौर पर तब जब तुम उससे कीमती गिफ्ट लेते थे। सिद्रा के तंज़ी अंदाज पर हुज़ैफा के चेहरे का रंग तेज़ी से बदला था। तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो सिद्रा? हो, इंसल्ट इसकी होती है जिसकी कोई इज़्ज़त हो। इनफ सिद्रा, हुज़ैफा ज़ोर से बोला। देखो आयशा, तुम्हारी दोस्त मुझ पर तंज कर रही है। उसने खामोश बैठी आयशा से शिकायत की, जिसने उसके फेवर पे में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो हुज़ैफा? क्या सोचती हो हुज़ैफा? इसकी संजीदगी पर एक पल के लिए खामोश रह गया। मैं समझा नहीं। मैं क्या हूँ तुम्हारी? सिर्फ एक दोस्त। तुम जानती हो आयशा मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। आज तुम मुझे अपने एक दोस्त के तौर पर अपने पेरेंट्स से मुतारफ़ नहीं करवा सकते तो कल उन्हें अपनी पसंदीदगी के बारे में कैसे बताओगे? आयशा, तुम गलत समझ रही हो। मैं नहीं चाहता मेरे पेरेंट्स तुम्हें लेकर कुछ गलत सोचें। मैं मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं हुज़ैफा। मेरे बाबा मेरी जल्द अज जल्द शादी करना चाहते हैं और उन्होंने किसी को मुंतखब कर लिया है। आयशा कहते कहते गौर से हुज़ैफा के तासरात भी देख रही थी। जो होंठ चुबाता हुआ काफ़ी कंफ्यूज लग रहा था। तो क्या तुम उससे शादी कर लोगी? हो सकता है, बेनियाजी से बोली। तुम ऐसा नहीं कर सकती आयशा, प्लीज़ कह दो ये मजाक है। वो एकदम से उसका हाथ पकड़ कर बोला। प्लीज़ हुज़ैफा। आयशा ने नागवारी से उसका हाथ खींचा था। प्लीज़ आयशा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें बता दूंगी कब बाबा से बात करनी है। चलो आयशा, देर हो रही है। सिद्रा उसका हाथ खींचा था। आयशा, मैं अम्मी को लेकर कब आऊँ? कहा तो है हुज़ैफा, मैं पहले बाबा से बात कर लूँ फिर तुम्हें बताती हूँ। वो कहकर सिद्रा के साथ चल पड़ी। उसने कुछ कदम चलकर पीछे देखा। हुज़ैफा वहीं खड़ा पुरसोच अंदाज में घास को देख रहा था।
तुम्हें खुद से ज़ैफ़ा से शादी करने की बात नहीं करनी चाहिए थी। सिद्रा ने अफ़सोस से सर झटका। तो क्या करती? पापा ने पता नहीं क्या सोच रखा है, जबकि मैं ज़ैफ़ा के लिए सीरियस हूँ, जबकि वह नॉन सीरियस है। पता नहीं तुम्हें कब नज़र आएगा। आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसे खामोश देखकर सिद्रा ने पूछा था, अंकल से क्या कहोगी? समझ नहीं आ रहा। पापा से क्या कैसे बात करूँ? वो दोनों गेट के आगे आकर रुक गए थे। सिद्रा, मेरे लिए एक फ़ेवर करोगी? हाँ बोलो, आज मेरे साथ घर चलो। सिद्रा ने हैरत से देखा, यार तुमने उस बॉडी गार्ड को कुछ ज़्यादा ही सर पर सवार कर लिया है। तुम इसकी वजह से कह रही हो ना? आयशा कुछ नहीं बोली थी तो सिद्रा ने हंसना शुरू कर दिया। कसम से मुझे इस बंदे को देखने की बहुत ख्वाहिश हो रही है जिसने तुम्हें डरा दिया है। शट अप, मैं किसी से नहीं डरती। सिद्रा के मजाक उड़ाने पर वो चिढ़कर बोली। वो दोनों गेट के से बाहर निकली तो थोड़ी नज़र दौड़ाने पर उन्हें गाड़ी के साथ टेक लगाए नजर आ गया था। ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है? सिद्रा ने हैरत से उसके लंबे चौड़े शख्स को देखा था। यार बड़ा अच्छा है। सीधा तकरीबन उसके कान में घुसते हुए बोली, बको मत, और इसके सामने तो तुम कोई बकवास की तो मेरे हाथों आज तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। अच्छा। सिद्रा ने बड़ी ताबेदारी से सर हिलाया। गाड़ी के करीब जाकर सिद्रा ने बाकायदा अदब के साथ सलाम किया था, जिसका जवाब बड़ी खुश इखलाकी से दिया गया था। मैं सिद्रा हूँ, आयशा की फ्रेंड, मैं जानता हूँ। हैं वो कैसे? सिद्रा ने हैरान होकर पूछा। अंकल ने बताया था कि आपके बारे में। अच्छा। सिद्रा ने आयशा को देखा और आयशा ने नज़रों से कहा था, देखा मैं नहीं कह रही थी। वो पिछला दरवाज़ा खोल कर बैठ गई। आगे आके बैठो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। सिद्रा भी बैठ गई थी। वो इन दोनों के घूरने के परवाह न करते हुए बैठ गया था। मेरा ख्याल है हम बैठ चुके हैं। उसे यूं ही बैठा देखकर आयशा ने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा, और मेरा ख्याल है कि मैं बता चुका हूँ कि मैं तुम्हारे ड्राइवर नहीं हूँ। आगे बैठो वरना गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। आयशा का गुस्से के मारा बुरा हाल था और सिद्रा का हैरत के मारे 5 मिनट तक दोनों टस से मस नहीं हुए। तो सिद्रा को बोलना पड़ा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं फ्रंट सीट पर आ जाऊँ। सिद्रा, मैं ज़रूर आपको ही बिठाता और यही अच्छा होता, लेकिन अब तो ऐसे ही उसे ही आना होगा। उसके लिए इतना एहतराम। आयशा ने हैरत से उसके पुश को घूरा। आयशा प्लीज़ चली जाओ ना, देर हो रही है। आयशा ने गुस्से से सिद्रा को घूरा, जिसने हाथ जोड़कर मिन्नत की थी, और वो झटके से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और आगे बैठते ही झटके से दरवाज़ा बंद किया था। कार आपकी वालदा मोहतरमा की है, उसने जैसे उसे जिताया था। चलो चलो ज़रा लगाती हूँ पापा को शिकायत। इसी वक्त घर जाके उसने खुद कलामी की थी, लेकिन उसके कान काफ़ी तेज़ थे। ये कोशिश भी करके देख लो। आयशा को जाने क्यों हंसी आई थी, रोना सा आया था। वैसे अहमद भाई कह सकती हो ना? सिद्रा ने पूछा। ज़रूर। वो खुश दिली से बोला, आपकी बड़ी तारीफ़ सुनी आयशा से। अच्छा, ये हैरत है। उसने हैरान होकर एक्टिंग की थी। मेरा नहीं ख्याल वो तारीफ़ होगी। नहीं, खैर ऐसी भी नहीं जैसा मैंने उसने बताया। अब आप बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं। छिछोरा। आयशा लब बड़बड़ाई। चलें, आप कहती हैं तो मान लेते हैं जो उसने मेरे बारे में कहा है। वो तारीफ ही थी। घर पहुंचने पर वह तेज़ी से कार का दरवाज़ा खोलकर निकली थी, जबकि सिद्रा ड्राइविंग सीट की तरफ आई थी। थैंक यू वेरी मच अहमद भाई, माई प्लेयर। और एक बात, थोड़ी सी तमीज़ अपनी दोस्त को भी सिखा दें। अहमद के कहने पर सिद्रा ने आयशा की तरफ देखा, जो सुर्ख चेहरा लिए गेट खोलने का इंतज़ार करी थी। अच्छा, वो मुस्कुराई थी। वैसे आपसे मुलाकात से काफ़ी दिलचस्पी रही। आगे कभी ये मुलाकात होती रहेगी? अच्छा, वो कैसे? सिद्रा ने इश्तियाक से पूछा। सिद्रा, अभी चलो कि वहीं मरना है। गेट खुलते ही आयशा ने मुड़कर देखा और सिद्रा को दांत निकाल कर बातें करते देखकर उसका पारा चढ़ गया था। वो फिर कभी बताऊंगा, फिलहाल आप जाएं, वरना आपकी दोस्त चल कर अपना खूबसूरत रंग बर्बाद कर लेगी। सिद्रा खिलखिलाकर हंस पड़ी। और इसे बता देना, अंकल के पास ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को अंकल के साथ आऊँगा। कहकर वो उनसे गाड़ी भगा ले गया था। बड़े दांत निकल रहे थे तुम्हारे। उसके करीब आते ही आयशा ने खा जाने वाली नज़र से देखा तो वो खिलखिला कर हंस पड़ी। सही कह रहे थे अहमद भाई। क्या कह रहे थे? आयशा से कहो गुस्सा मत क्या करे, वरना गोरा रंग काला पड़ जाएगा। जलील इंसान। वो मटियों को भेज कर बोली, अब चलो अंदर। सिद्रा कहने के साथ अंदर चली गई। अहमद भाई नहीं आए। अंदर दाखिल होते सकीना के सवाल पर जहाँ आयशा को आग लग गई थी, वहीं सिद्रा के हंसी छूट गई थी। दफ़ा हो गए हैं तुम्हारे अहमद भाई। कहने के साथ वो तन फन करती अपने कमरे में चली गई। ये बाची को क्या हुआ है? सकीना ने हैरत से उसका गुस्सा देखा था। कुछ नहीं, बेचारी को गर्मी ज़्यादा लग रही है। तुम बस खाना लगाओ, बल्कि ऐसा करो कमरे में ले आओ। लेकिन बाची, अहमद भाई के लिए मैंने सैंडविच बनाए थे, उन्हें फ्रीज़ कर दो, वो ऑफिस गए हैं, अंकल के साथ आएंगे। वो सर हिलाकर मुड़ गई और सिद्रा कमरे की तरफ आ गई। जब वो कमरे में दाखिल हुई, आयशा गहरे सांस लेते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। रिलैक्स यार। वो सिद्रा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर खुद उसके करीब बैठ गई। तुमने देखा कैसे बात करता है वो मुझसे? तो यार तुम भी कौन सा उसका लिहाज करती हो, तो मैं क्यों करूं उसका लिहाज? आयशा ने गुस्से से देखा। छोड़ो यार, तुम क्यों अपना मूड ख़राब करती हो? मूड ख़राब नहीं करूं तो क्या करूं? पता नहीं उसने सब पर क्या जादू कर दिया। ताया
पापा सकीना भी भाई भाई करने लगी है। और तुम भी कैसे फ्री हो रही थी, याद आने पर वो एकदम उसकी तरफ मुड़ी थी। आयशा, मुझे वो एक अच्छा इंसान लगा है, हमदर्द, सच्चा, और अंकल ने जो उसे घर में रखा है तो ज़रूर वो काबिल भरोसा होगा। मुझे तो वो अच्छा लगा है। तुम तो कभी मुझे मेरी दोस्त तुम कभी कभी मुझे मेरी दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा लगती हो। हर वो शख्स जो मुझे अच्छा लगता है तुम्हें बुरा लगता है। वो इसलिए माय डियर कि मुझे इंसान की पहचान है। इससे पहले कि आयशा मजीद कोई बात करती, सकीना ट्राली लेकर अंदर दाखिल हुई थी और आयशा ने सर झटक कर खुद को उसके बारे में बात करने से रोका था। तो ये था आज के नॉवल के फर्स्ट पार्ट का एंड। हम इसका नॉवल के लास्ट पार्ट पढ़ेंगे कल। कैसा लगा आप सबको ये नॉवल, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। आप लोग से मुलाकात होगी कल इस नॉवल के लास्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।